एप्टीट्यूड कर रहे हैं क्योंकि हमारा अभी स्टार्ट हुआ लास्ट वीक। हमने आई थिंक संडे से किया, आज एक हफ्ता हो गया। तो टीचिंग एप्टीट्यूड अभी हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा यूनिट 1 शिक्षण अभिक्षमता है। जो हमारा यूनिट 1 है वो शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी टिल नाउ, बहुत सारी बातें बता दी। टीचिंग यानी शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के क्या गुण हैं, शिक्षण की क्या विशेषता है ना, टीचिंग के क्या मेथड्स वगैरह हैं। तो टीचिंग के बारे में बहुत सारी बातें हमने की है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। ब्लूम ने क्या बोला है शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर के, तो इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया है। कुछ और चीजें हैं जिसको आज हम लोग सम अप करेंगे क्योंकि इसके बाद हमें रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट करना है। जब एक बार हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड ओवर हो जाएगा तो हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान अभिक्षमता को स्टार्ट करेंगे। एक एक करके हमें सारे 10 यूनिट्स जो यूजीसी नेट एग्जाम में आते हैं, पेपर 1 में टोटल हमारे 10 चैप्टर्स हैं, 10 यूनिट्स हैं ना। तो एक एक करके गाइस हमें 10 का 10 कवर करना है, ठीक है, 10 करके ही बस करना है। तो ये तो पहला यूनिट है, इसको अभी हम लोग कंक्लूड करेंगे, सम अप करेंगे। जो चीजें रह गई है आज मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड की तरफ मूव करेंगे, है ना। तो सारे ही टॉपिक्स को एक एक करके मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और बहुत सारी विषयों पे हमें बात करना है आज की क्लास में। जस्ट वेट, एक सेकेंड रुकिए गाइस। तो गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था पता है? डिजिटल इनिशिएटिव्स करीब मैंने 30 आपको बताए थे। इसके नोट्स भी मैंने शेयर कर दिए हैं आपके साथ। स्वयं प्रभा, ज्ञान ज्ञान कोश, ई कल्पा, ई यंत्र, नेशनल डिपोजिटरी, एनडीएल नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी, ई आचार्य। तो ऐसे करके गाइस करीब मैंने 30 आपको डिजिटल इनिशिएटिव से बताए, 30। इतना बता दिया कि इसके बाहर शायद ही आएगा। इसके बाहर जो हमारा डिजिटल इनिशिएटिव्स है, क्योंकि हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, हायर एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए गाइस कई सारे ऑनलाइन इनिशिएटिव को यूजीसी चलाती है। क्योंकि अब तो आपको पता है कि ये ब्लेंड लर्निंग का दौर है। ब्लेंड लर्निंग मतलब जहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का समागम, दोनों को मिक्सअप करके हम लोग काम करते हैं। जहां जरूरत पड़ती है वहां पे ऑफलाइन भी कर लेते हैं और जहां जरूरत पड़ती है वहां ऑनलाइन भी कर लेते हैं। और अब तो यूजीसी ने भी कह दिया है कि आप 40% जो सिलेबस कंप्लीशन है वो ऑनलाइन कर सकते हो। यानी जैसे मान लीजिए कि 10 यूनिट है तो 10 यूनिट में आप चाहें तो 4 यूनिट जो है ऑनलाइन घर बैठे ही स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, 6 यूनिट कॉलेज में। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो व्यवस्था है, एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है, वो भी ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट कर रही है। और कॉलेजेस में, स्कूल्स वगैरह में भी आप देखते हो कि आए दिनों कुछ भी ऐसी स्थिति बनती है विपदा की, या कोई ऐसा बंद हो जाता है कई बार स्कूल कुछ दिनों के लिए, कॉलेज वगैरह, तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से चीजें मतलब चलती रहती है। आज का समय रुकने वाला नहीं है। अब एजुकेशन भी बंबई की तरह हो गया है। जैसे कहते हैं ना कि बंबई कभी रुकता नहीं है। जो मुंबई सिटी है वो 24 घंटे चलने वाली सिटी है। रात के 12 बजे, सुबह के 4 बजे और दोपहर के 3 बजे कभी भी आप बंबई जाएंगे तो वहां के लोग आपको भागते हुए मिलेंगे। उसी प्रकार से एजुकेशन में भी अब कोई बंद या कोई छुट्टी का कंसेप्ट नहीं। अगर संडे है तो संडे के दिन भी आप पढ़ सकते हो, या स्कूल या कॉलेजेस आपका क्लास चला सकती है, सैटरडे चला सकती है। कोरोना बीत गया तो कोरोना में भी हम घर बैठे थे फिर भी क्लास चली रही थी। तो अब एक भी दिन मतलब 365 डेज वर्किंग है। एक तरह से देखा जाए तो 365 डेज क्या है, वर्किंग है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन जो पूरा ये प्लेटफॉर्म है, जो पूरी ये व्यवस्था है, इसमें एक सहज भूमिका निभा रही है। अब डिजिटल इनिशिएटिव्स के बाद गाइस मैं आपको आज इवैल्यूएशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि टीचिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इवैल्यूएशन, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है।
और पहले के समय में तो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट यानी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इवैल्यूएशन को ही माना जाता था, लेकिन अभी उसको मॉडिफाई करके अब इवैल्यूएशन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अब क्रिएशन को माना जाता है। यानी इवैल्यूएशन तो है ही इंपॉर्टेंट, बट इवैल्यूएशन के बाद क्रिएटिंग, क्रिएटिंग का मतलब क्या होता है कि जितना आपने सीखा, जो आपने पढ़ा, उससे आप क्या क्रिएट कर रहे हो। एक होता है कि बुकिश, जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपने पढ़ लिया, आप चले गए, क्लास पास कर लिया, प्रमोट हो गए। बट गाइस आज के टाइम पे ये मैटर करता है कि आपने अगर कुछ पढ़ा तो पढ़ करके आपका अपना क्या उस पे व्यू पॉइंट है, आप उसमें क्या नया डेवलप कर सकते हो, है ना, क्रिएट क्या नया रचना कर सकते हो, किस चीज की, जो भी आपका विषय है उससे संबंधित क्या नया क्रिएट कर सकते हो। तो वो आज के लर्निंग टीचिंग में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है ना। तो इवैल्यूएशन तो खैर देखिए, बिना इवैल्यूएशन के कैसे पता लगेगा कि क्या प्रॉस एंड कॉन है। तो ऐसे में गाइस 2015 में एक नई व्यवस्था आई थी जिसको समय समय पे अपग्रेड और हम कह सकते हैं कि इसको किया जा रहा है, कई तरीके से बेहतर बनाया जा रहा है। तो सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, देखिए इसका नाम ही है चॉइस। जब मुझे आज भी याद है गाइस, के टाइम पे हमें लगता था, मतलब हम लोग सोचते थे कि यार ऐसा हो जाए कि जो हमें पढ़ने का मन करे वही हमें पढ़ने को मिले, क्योंकि पहले क्या था गाइस, बड़ी रिजिडिटी थी पढ़ाई में, शैक्षणिक व्यवस्था में बड़ी रिजिडिटी थी। जो फिजिक्स का बच्चा है फिजिक्स ही पढ़ेगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री ही पढ़ेगा, मैथ्स वाला मैथ्स ही पढ़ेगा, उसको और पढ़ने का उस तरह से परमिशन नहीं होता था। अगर मैथ्स वाला म्यूजिक पढ़ता था तो लोग उसको मजाक भी बनाते थे, टीचर से पिटाई भी खाता था कि भाई मैथ, तुम्हारा सब्जेक्ट मैथ्स है, तुम म्यूजिक पढ़ रहे हो, तुम्हारा सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है और तुम लिटरेचर पढ़ रहे हो, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो, प्रेमचंद पढ़ रहे हो, शेक्सपियर पढ़ रहे हो। तो ये एक समय में गाइस, ऐसा हम सोचते थे, ऐसा कल्पना करते थे कि भाई हमारा एजुकेशन थोड़ा सा अपडेट हो, हम अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट को पढ़ सकें, जो स्कोरिंग भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो। अच्छा, जो जिसमें हमारा मन लगता है वो चीज आप पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा ग्रो आप कर पाते हो। तो इन चीजों को देखते हुए गाइस समय समय पे कुछ ना कुछ तो चेंजेस होते ही हैं। तो सीबीसीएस को लाया गया 2015 से, ये कहीं ना कहीं प्रोसेस में है। अब तो खैर हर जगह पे ये लागू हो रहा है, पहले तो सिर्फ बड़े यूनिवर्सिटीज में ही इसको लागू किया गया था, डीयू वगैरह में, है ना। अब तो खैर पूरे भारत में अक्रॉस इंडिया इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। तो सीबीसीएस में क्या किया गाइस कि सबसे पहले तो सी फॉर चॉइस, कहा जी जो मन करे वो पढ़ो, चॉइस ले लो। बी फॉर बेस्ड और सी फॉर क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या है कि परसेंटेज को रिप्लेस कर दिया। मैंने आपको बोला ना कि देखिए टीचिंग हमारे भारत समाज में पता है कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, सिर्फ कलर को लेके नहीं, जैसे हम लोग कलर को लेके कितने कॉम्प्लेक्स हैं। आज अंग्रेज 1947 में भारत से चले गए, 75 साल से ज्यादा हो गया गए हुए, लेकिन आज भी हम लोग व्हाइट को लेकर कितने कॉम्प्लेक्स हैं। भले ही आप कहोगे सर मेरे अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन वो मैं नहीं मान सकता। अगर हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सिटी व्हाइट को लेकर नहीं होती तो हम इतना, आजकल शादी वगैरह में देखते हैं 1-1 लाख रुपए का सिर्फ हम लोग मेकअप करवा लेते हैं, चाहे वो पुरुष हो महिला हो दोनों, कैसे करके व्हाइट दिखना है। यानी व्हाइट को लेकर के भारतीय बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। अगर किसी का कलर थोड़ा डाउन है तो वो थोड़ा, ऐसे ही गाइस मार्क्स को लेके भी पहले क्या होता था, परसेंटेज सिस्टम चलता था। अब आपका मान लीजिए आ गया 60% और आपका पड़ोसी का आ गया 90%, या आपका मान लीजिए आ गया 70% और आपके मौसी के बेटे का, आपके जो मौसी के बेटे हैं उसका आ गया 95%। तो बड़ी स्थिति गजब हो जाती थी, घर पे जो पिटाई होती थी अलग, ऊपर से कॉम्प्लेक्सिटी, ताना बाना बहुत तरह का। तो कई बच्चे सुसाइड करते थे, कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे। मतलब एक होता है ना कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज और फोर्स के साथ पढ़ना, मन नहीं लग रहा है बट फिर भी कि भाई मेरे को मार्क्स लाना है, मुझे पढ़ना है। तो उन चीजों को भी देखते हुए क्या किया ना कि परसेंटेज सिस्टम को सरकार ने खत्म ही कर दिया। अब देखते होंगे आपकी धीरे धीरे हर जगह से परसेंटेज खत्म हो रहा है। अब तो मतलब क्रेडिट आता है 7.2, 8.4, 9.2, 6.5, और मैक्सिमम लोगों को समझ भी नहीं है कि भाई ये क्रेडिट है क्या। अब मान लीजिए किसी का 7.4 आया और मेरा आया 6.8, तो लोग यही समझेंगे ना कि कौन सा बहुत अंतर है, मेरा 7 है इसका 6.8 है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि समय क्या किया ना इवैल्यू, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि जी मेरे को रिजल्ट के लिए पढ़ना है। पहले क्या था कि हम लोग को भाई कि मेरे को 90% लाना है, मुझे टॉप कर। अब क्या है कि आप नॉलेज के लिए पढ़ो। आज का जो एजुकेशन है ना, उसका मेन जो मोटो है वो ये है कि आप एजुकेशन के लिए पढ़िए, आप स्मार्ट बनिए, आपको एजुकेशन मिले, आप मतलब कि स्किल डेवलप करिए, ना कि मार्क्स तो चलो जो भी आ रहा है, मार्क्स मैटर नहीं करता, वो डेट इज अ पीस ऑफ पेपर। जो आपका रिजल्ट है वो तो एक पीस ऑफ पेपर है, वो आपके सक्सेस और फेल्योर को डिफाइन नहीं करेगा। आपके सक्सेस और फेल्योर को डिफाइन कौन सा क्या करेगा, आपका नॉलेज, आपका अचीवमेंट, आपका स्किल डेवलपमेंट, उसी के थ्रू ना आप आगे मान लीजिए कि ग्रो करेंगे। तो सीबीसीएस ने क्या किया, एक तो गाइस पूरा फ्रीडम दे दिया, छूट दे दिया, जो मन करे वो पढ़ो।
अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लो, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया, छात्र केंद्रित शिक्षा हो गया। अब तो आज का जो शिक्षा है वो क्या है, छात्र केंद्रित, यानी छात्र जो है वो गणेश की भूमिका में है, गणेश की भूमिका केंद्र है। छात्र को देख करके आप अपना पढ़ाने का, अपने नोट्स कोर्स, मतलब स्टूडेंट को देखते हुए करो। स्टूडेंट मतलब नाराज नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट को समझ, उसकी खुशी को देखते हुए आप हर काम करिए। अब तो ये हो गया ना, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, स्टूडेंट को कैसे स्किल डेवलपमेंट हो, उसको जॉब कैसे मिले, उसको कुछ ऐसा सिखाइए कि कल को बेरोजगार ना रहे, कुछ ना कुछ। तो इस तरह की चीजें सीबीसीएस में आ गई। ठीक है, अब गाइस सीबीसीएस को 3 पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या? कोर, इलेक्टिव और फाउंडेशन। सीबीसीएस को तीन तीन पार्ट में बांटा गया। कोर यानी मूल, इलेक्टिव माने वैकल्पिक, और फाउंडेशन मतलब जो आपका बेस केंद्र। तो इसमें क्या किया गाइस कि कोर में एक तो देखिए ऑनर्स पेपर होता है। जैसे मान लीजिए मेरा इंग्लिश ऑनर्स था, किसी का संस्कृत ऑनर्स होता है, किसी का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, किसी का मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं ऑनर्स। तो एक तो कोर होता है, कोर मतलब मूल, मतलब मेन पेपर आपका, वो तो चलो जो आपको रखना है। बट उसके अलावा गाइस इन्होंने क्या किया कि एक आपका इलेक्टिव, इलेक्टिव मतलब वैकल्पिक, जिसमें आप विकल्प होता है, कई सारे पूल ऑफ कोर्सेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाइएगा, तो एक तो आपका ऑनर्स हो गया कि जी मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया, मैंने हिंदी में लिया, ये तो चलो आपका हो गया ऑनर्स। इसके अलावा गाइस वो लोग क्या करते हैं अब कॉलेज वाले कि आपको पूल मतलब कई सारे कोर्सेज का ऑप्शन देते हैं कि हाँ भाई आप जो है संस्कृत पढ़ सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, म्यूजिक, ड्राइंग, कुछ भी ऐसे 15 20 25 आसान आसान उसमें से मान लो आपका मन है। जैसे मान लीजिए किसी का मन है कि वो मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन देखे क्या होता है, तो वो ले सकता है एक सब्जेक्ट के नाते। किसी का मन है कि जी हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ें, तो ले सकता है, जहाँ पे उसको पढ़ाई में भी मतलब अच्छा लगे और स्कोर मतलब मार्क्स भी ज्यादा आए, है ना। तो इस तरह की चीजें, तो इलेक्टिव में कई सारे ऑप्शंस हो गए। और तीसरा है स्किल बेस्ड, जिसको फाउंडेशन कहते हैं, है ना। सीबीसीएस का फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, वो आ जाएगा नीचे लिखा होगा कहीं पे, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, तो तीसरा तीसरा मैंने क्या बोला गाइस कि स्किल बेस्ड का मतलब क्या है। देखिए कुछ विषय ऐसा है ना जो हम सबको आना चाहिए। जैसे गाइस मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो सभी को आना चाहिए ना, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन गाइस मुझे भी आना चाहिए और आपको भी आना चाहिए। बिना बेसिक कैलकुलेशन के दुनिया चलती है क्या? आपके पास मान लीजिए कि 10,000 रुपए है, तो और आपके पास बेसिक कैलकुलेशन नहीं है, तो कैसे करोगे? अभी भी मैं देखता हूँ कई लोगों को मतलब कि पैसा गिनना गिनने में बड़ी दिक्कत होती है। मेरी मेरी एक दीदी है, तो उनकी बड़े मतलब अच्छे प्रॉस्पेरस फैमिली में उनका मैरिज हुआ। तो कई बार उनके पास बहुत मतलब पैसा रहता है, मैं देखता हूँ कभी मान लो कभी जाता हूँ घूमते फिरते भटकता हुआ। अब उनके पास क्या है कि उनको गिनने में बड़ी दिक्कत है, और 5,000 रुपया भी नहीं गिन पाएगी। 5,000 रुपया भी अगर उसको गिनना पड़ गया, मतलब नोट काउंट करना पड़ा, तो हो सकता है 5,000 की जगह उसको कोई मेरे जैसा व्यक्ति बेवकूफ बना सकता है कि 2,000 रुपया है, 3,000 रुपया पता लगा मैं गायब कर दूं। तो बेसिक कैलकुलेशन आपके पास, बेसिक मैथमेटिक्स तो होना चाहिए ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, है ना। ऐसे ही गाइस मान लीजिए कि बेसिक कंप्यूटर, आज के जमाने में बिना कंप्यूटर के आप जिंदा रह पाइएगा? बिना कंप्यूटर के आपको जॉब होगा? चाहे कोई सा भी जॉब में चले जाइए, टीचिंग से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेसी, कहीं भी बिना बेसिक कंप्यूटर के आपको लगता है आपका जॉब हो पाएगा? आपको थोड़ा बहुत पावर पॉइंट आना चाहिए, थोड़ा बहुत एमएस एक्सेल, थोड़ा बहुत एमएस वर्ड, ये सब तो बेसिक है। तो ये आपको ऐसे ही मान लो गाइस कि थोड़ा बहुत मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत बिजनेस, थोड़ा बहुत ऑन्टरप्रनोरशिप, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सभी को थोड़ा बहुत आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें मास्टरी हो, ऐसा नहीं कि उसमें मास्टरी हो, लेकिन भैया थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब थोड़ा बहुत मान लो मेरे को बिजनेस का नॉलेज है, तो ये अच्छी बात है मेरे लिए। मुझे थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है, तो अच्छी बात है मेरे लिए। मुझे थोड़ा बहुत ऑन्टरप्रनोरशिप आता है, तो अच्छी बात है मेरे। मुझे थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, तो अच्छी बात है। अगर हम सभी में ये बेसिक नॉलेज हो तो ये क्या दिक्कत है? ये तो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। थोड़ा बहुत पर्यावरण का ज्ञान हो, इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करना है। तो ये चीजें गाइस क्या है ना, इसको डिजाइन किया गया है कि भाई सीबीसीएस में ना ये रहेगा। तो सीबीसीएस में 3 पार्ट्स हो गए। एक तो कोर, कोर का मतलब जो आपका ऑनर्स है, आपका ऑनर्स, जैसे इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। वैकल्पिक में क्या आएगा गाइस कि आप अपने चॉइस का चुन लो। आप किसी को म्यूजिक पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, जो भी जो आपका मन होता है वो आप चुन लो, ताकि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। और तीसरा स्किल बेस्ड या फाउंडेशन है, जो बुनियादी कोर्स है, उसमें आपको मैंडेटरी करके मतलब अनिवार्य रूप से कई सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, जैसे बेसिक मैथ्स, थोड़ा बहुत कंप्यूटर, थोड़ा बहुत बिजनेस, थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप, थोड़ा पर्यावरण, है ना। इस तरह के सब्जेक्ट चलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको गाइस, आप अपना ऑनर्स तो कर ही लेते हो, आपने अपना ऑनर्स तो कर ही लिया, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत, पॉल साइंस, इंग्लिश, जो भी।
बट गाइस साथ के साथ आपने बहुत कुछ और भी सीख लिया। अगर आपको मान लो कि जॉब की कल को दिक्कत होगी तो किसी और सेक्टर में भी आप चले जाओगे, क्योंकि और भी आपको बहुत सारा स्किल आता है अपने सब्जेक्ट के अलावे, जिंदगी जी लोगे आप। तो इस तरीके से सीबीसीएस को डिजाइन किया गया है कि अपना आराम से मजे में खेलते कूदते आपका मतलब पढ़ाई और कोर्स पूरा हो, बहुत बर्डन लेकर के ना हो। और अब तो क्रेडिट बना दिया गया। आपको पता है पहले क्या होता था ना कि ऐसा कोई, जैसे मान लीजिए गाइस मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक सेमेस्टर होता है, आप सभी लोग एमए कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो गाइस एमए में क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। अब मान लीजिए एक सेमेस्टर है, तो पहले के टाइम पे गाइस प्रोफेसर जो है ना ऐसे कोई कमिटेड नहीं होते थे कि जी मेरे को 10 क्लास लेना ही है, मेरे को 15, मन किया तो लिए, नहीं मन किया तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रेडिट सिस्टम ला दिया। क्रेडिट का मतलब समझते हैं? जैसे मान लो गाइस मैं उदाहरण देता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मुझे गाइस 30 लेक्चर देने के लिए मैं बाध्य हूं। यानी जो 6 महीना का सेमेस्टर होता है, 6 महीना क्या उससे कम ही मान लो कि क्योंकि एग्जाम भी चलता है, तो 4 से 5 महीना, उस 5 महीने के सेमेस्टर में 30 घंटे यानी 30 लेक्चर एक क्लास में मेरे को देना है। अगर मैं एक मान लो मेरे मुझे 2 सेक्शन मिला है तो 30 दूनी 60, क्योंकि एक एक क्रेडिट का देख देख सकते हो आप, 1 घंटा लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? यानी कि मान लीजिए कोई संस्कृत ऑनर्स का है, तो एक सेमेस्टर में उसको कम से कम 40 घंटे का लेक्चर चाहिए, तभी वो एग्जाम देगा। अगर उसको आपने 40 घंटे का लेक्चर नहीं दिया है तो वो कल को क्लेम कर सकता है कि सर मुझे तो 40 घंटे का जो लेक्चर है वो मिला ही नहीं, तो मैं किस बेस पे एग्जाम दूं। इससे क्या हो गया गाइस कि टीचर को भी बहुत ज्यादा प्रॉमिस्ड रहना पड़ता है, वो भाग नहीं सकते। टीचर को इतना घंटा का लेक्चर देना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि गाइस वो हमारा करिकुलम बन गया ना, क्या भाई इस विषय में आपको 15 घंटे का लेक्चर, इस विषय में, तो जो जिस विषय का शिक्षक है उसको उतना घंटा देना पड़ेगा, क्लास में जाके पढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो बच्चा एग्जाम में बैठेगा कि हाँ भाई मेरा चलो क्रेडिट अब कंप्लीट हो गया। तो इससे क्या हुआ कि अब क्लास क्लास मैंडेटरी हो गया, स्टूडेंट भी क्लास में आने लग गए। टीचर को भी डर है कि भैया अगर मैंने अपना क्रेडिट पूरा नहीं किया तो कल को मेरे पे प्रश्नवाचक चिन्ह कि भाई आपने क्रेडिट पूरा क्यों नहीं किया, जब आपका 30 घंटे का लेक्चर था तो आपने 20 घंटे ही क्यों दिया, किस बेस पे बच्चा एग्जाम में बैठेगा। तो बहुत तरह की बात है ना। गवर्नमेंट में टीचर प्रॉमिस नहीं है, अब हर जगह प्रॉमिस्ड हो रहे हैं मैम। अब हर जगह धीरे धीरे जो सिस्टम टाइट हो रहा है ना, अब हर जगह धीरे धीरे देखोगे कि हर जगह हो रहा है। कुछ जगहों पे हो सकता है, छोटे जगहों पे, बट मैंने तो जहां जहां पढ़ाया है तो मैंने देखा है कि हो सकता है थोड़ी गवर्नमेंट में जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन मिला जुला के ऐसा होता है, ये अंडरस्टूड होता है कि भाई आप, जैसे मान लो कि मेरा 30 घंटे का लेक्चर है, तो कॉलेज के प्रिंसिपल ये मान के चलते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी करूंगा अच्छे से। अगर मान लो कल को मेरा कंप्लेन गया तो फिर मेरे खिलाफ कमेटी क्या भाई आप नहीं लेते हो, बट ऐसा अंडरस्टूड होता है। अब मान लीजिए कोई बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर कोई प्रोफेसर है, वो हो सकता है ना ले, बट ऐसा मैक्सिमम केस में। बट अगर नहीं भी है तो मुझे लगता है कि अब इतना चीजें मतलब ऑनलाइन और सीसीटीवी कैमरा इतना कुछ होने लग गया ना कि आप बहुत बच नहीं पाएंगे इन चीजों से। टीचर होना बहुत टफ होता जा रहा है, पहले वाला जमाना चला गया। आज के समय में टीचर होना आसान बात नहीं है, बहुत टफ है। जब आप कॉलेज में या स्कूल में आएंगे ना पढ़ाने, तब आपको पता लगेगा कि कितना टफ होता जा रहा है जॉब को सरवाइव करना। इतने सारे कैमरा क्लास में भी, पहले तो कैमरा क्लास में नहीं होता था, पहले बाहर ही होता था, अब तो कैमरा क्लास तक में लग गया। आपकी एक एक मूवमेंट पे किसी की नजर है, आपकी एक एक मूवमेंट पे किसी की नजर है। क्लास में कैमरा है, आप कैसे खड़े हो, क्लास में फोन चला रहे हो क्या, बच्चों से बात, बच्चा फोन चला रहा है क्या, कोई हेड डाउन करके बैठा है क्या, एक एक चीज मॉनिटर होती है ना। मैं अभी एकेटीयू में हूँ, एकेटीयू अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो इसके बाद गाइस हमारा सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर सिस्टम में अब क्या हो गया गाइस, जैसे एकेडमिक सेशन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है ना। एकेडमिक सेशन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे पहले तो क्या होता था कि एनुअल होता था, अब सेमेस्टर में क्या हो गया गाइस, जैसे सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 है ना। एग्जाम भी अब देख ही रहे हो गाइस कि साल में 2 बार होता है, ट्वाइस इन अ ईयर। पहले तो साल में 1 बार होता था, हालांकि ये बहुत पहले की बात है, लेकिन अब तो साल में 2 बार एग्जाम होने लग गया, ग्रेडिंग्स होने लग गए, बच्चों को ग्रेड आता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो ये भी थोड़ा एक मतलब ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल है, क्योंकि पहले मैंने देखा है कि बड़े प्रेशर में हम लोग आ जाते थे। मुझे आज भी एक कहानी याद आती है कि मेरे एक पड़ोसी थे, उनका नाम था ब्रजनंदन पत्रले। मतलब ऐसे उनको मोहल्ले में छोटू छोटू करके सब बुलाता था, लेकिन ऑफिशियल नेम ब्रजनंदन ऐसा।
तो उस मतलब ये बात मैं 2008-9 की बता रहा हूँ, 8-9 की। उस टाइम पे हम लोग को कंप्यूटर ना के बराबर आता था, कुछ भी नहीं, इंटरनेट वगैरह 8-9 में। लेकिन उनके यहाँ पे उस टाइम पे वाईफाई था, मतलब उस मोहल्ले के सबसे अपडेटेड परिवार में वो लोग थे। तो उस टाइम पे उनके पास एक कंप्यूटर था, वाईफाई था। तो वो लोग, वो 2-3 भाई थे, वो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए किसी का 10th का एग्जाम है, किसी का 12th का, मोहल्ले में, तो वो पता नहीं उन लोगों को कैसे रोल नंबर पता लग जाता था। मान लीजिए कि मैं 10th का एग्जाम दे रहा हूँ, तो वो लोग का सूत्र इतना तगड़ा था कि वो मेरा रोल नंबर पता कर लेता था। अब मान लीजिए उसको पता लग गया कि आज मेरा 10th का रिजल्ट आने वाला है, मुझे नहीं पता कि मेरा कितना मार्क्स है, उसको लेकिन पता लग जाए। अब वो क्या करता था, मान लो कोई फेल हो गया, कोई सेकंड डिवीजन आ गया, कोई मान लिया थर्ड डिवीजन आ गया, कोई फर्स्ट भी आया, तो मार्क्स उसके बड़े कम है। अब मुझे जब तक पता लगेगा कि मेरा रिजल्ट क्या है, तब तक वो पूरा मोहल्ला में फैल चुका होता था कि अरे राहुल का तो बड़ा, मतलब बहुत हीरो बनता था, वो तो ऐसा दिखाता था कि टॉप करेगा, वो तो 50% आया है उसका। वो जो कविता है, वो तो बड़ी अपने आप को हो जाए, उसका तो 50 पर, तो फेल है। तो ऐसी स्थिति हो जाती, घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। तो पीयर प्रेशर बहुत होता था गाइस, एक समय में मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि फिर समय के साथ चीज, लेकिन एक समय पीयर प्रेशर बहुत होता था। ताना, फिर आपके पड़ोसी, आपका घर परिवार की भाई, तो बच्चों पे प्रेशर बहुत, इन चीजों को देखते हुए कि आप ग्रेड्स हो गए। अब भैया किसी का बी है तो मेरा भी तो ए है, कौन सा कम है? अगर आपका बी है तो मेरा भी तो ए है। अब किसको इतनी समझ है कि भी ए और बी में इतना क्लासिफिकेशन करे? तो इसलिए गाइस इवैल्यूएशन को ना समय के साथ बहुत मतलब ऐसा बना दिया गया। यस सर, अभी भी है। हाँ देखिए, ये चीजें कभी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था में परिवर्तन आया है ताकि बच्चों को मतलब कि नॉलेज सेंट्रिक वो बने, ना कि रिजल्ट सेंट्रिक, रिजल्ट केंद्रित ना बन करके ज्ञान केंद्रित बने, है ना। तो इसलिए ये चीजें थोड़ी बदली हैं समय के साथ। अब देखो सीजीपीए आ गया, आप सब लोग तो सीजीपीए में ही होंगे ना, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो आप सभी लोग सीजीपीए वाले लोग हैं मुझे लगता है, जिन्होंने भी 2014 के बाद ग्रेजुएशन किया है। मैक्सिमम लोग तो 14 के बाद वाले ही हैं इस क्लास में, मैक्सिमम, कुछ को छोड़ो। तो सभी लोग सीजीपीए वाले हैं, सभी का ग्रेड्स आने लग गया, 8.2, 7.4, इस तरीके से। तो ये तो सीबीसीएस में गाइस बहुत सारी चीजें बदली हैं। जैसे कोर कोर्स मैंने बता ही दिया, मूल, इलेक्टिव, वैकल्पिक, वैकल्पिक कोर्स, स्किल एनहांसमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल भी आता है। कम्युनिकेशन स्किल हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। क्योंकि गाइस मिला जुला के हम लोग अपना मैक्सिमम टाइम स्कूल में देते हैं, कॉलेज में देते हैं। तो देखो, अगर पढ़ भी लिए और पता लगा कि डिग्री लेके मतलब कुछ जॉब भी नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए स्किल एनहेंसमेंट कोर्स साथ के साथ चले, हमारा कौशल में बढ़ोतरी होता रहे। तो वो चीजें भी कुछ ना कुछ स्कूल में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा रिजिड कोर्स चलाने से तो ऐसा आगे चल के फायदा है नहीं। इन्वायरमेंट हो गया, कोई लैंग्वेज पे पकड़, आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। ये अच्छी इंग्लिश का अभी भी बहुत डिमांड है, हमेशा रहेगा, कितना भी मतलब कि हिंदी को लोग प्रमोट कर दें, सरकार प्रमोट कर दे हिंदी संस्कृत, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कि जो वर्क प्लेस है ना, वहाँ पे इंग्लिश का वही महत्व है जो आज से 50 साल 20 साल पहले था। आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो उस हिसाब से फिर आपको काम मिलता है। तो इंग्लिश आना, या इंग्लिश राइटिंग, राइटिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, या और भी, ये तो मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीजें हैं। तो इन चीजों से क्या होता है ना कि आप कम से कम बेरोजगार तो नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ काम तो मिलेगा पढ़ाई पूरी करने के बाद। अगर हम इसके फायदे की बात करते हैं कि ये जो नया मूल्यांकन का तरीका आया, ये जो नया मूल्यांकन का तरीका आया सीबीसीएस, ये इसमें क्या है, एक तो आपको फ्रीडम मिल गया, आपको आजादी मिल गई कि भाई आजाद हो करके जो मन है, जो सब्जेक्ट है वो चुनो। अच्छा, मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। पहले क्या था कि एक विषय को लेकर के ही आपको चलना है, कोई मैथ्स ऑनर्स है तो बस मैथ्स ही पढ़ेगा बचपन से बुढ़ापे तक। कोई अगर मैथ्स ऑनर्स कर रहा है तो उसको बचपन से बुढ़ा मतलब बचपन से 55 तक वो मैथ्स ही पढ़ेगा। बट अब क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी। तो इसमें क्या है गाइस कि आप एक सब्जेक्ट तो चलो ठीक है पढ़ रहे हो, बट उसके साथ साथ अपने मजे का भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जैसे मान लो कि मैं इंग्लिश का हूँ बट मुझे पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है, मुझे पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा बहुत साइकोलॉजी, तो मैं अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को भी पढ़ रहा हूँ। तो मुझे क्या लग रहा है, कभी मैं बहुत ओवर बर्डनड हूँ तो चलो थोड़ा सा साइकोलॉजी देखते हैं क्या है, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस देख लिया, भाई राजनीति विज्ञान में क्या चल रहा है। तो अब बहुवैकल्पिक हो गया ना। तो इंटरेस्टिंग कैसे, मतलब शिक्षा को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। एडुटेनमेंट एक वर्ड है ना, एडुटेनमेंट, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो उस बेस पे कि शिक्षा तो हो लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ, बोरिंग ना हो, क्योंकि कई बार सबको सब बोरिंग हो जाता है। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी बहुत मैटर करता है ना।
कई बार पर्सनालिटी भी मैटर करता है। तो आपका व्यक्तित्व तो अच्छा हो, आपकी पर्सनालिटी को देख के लगे कि हाँ भाई आप एडुकेटेड हो, आप स्किल्ड हो, आप में एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट ट्रांसफर भी हो सकता है। तो कई बच्चे मान लो जैसे मैंने बताया था कि स्थानांतरण हो जाता है ना कई लोगों का, अब एक जगह से दूसरे जगह चले गए, आप रहते दिल्ली में हो, चले गए जयपुर, तो वहां भी आपका स्किल आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई विदेश जाके पढ़ना चाहता है, आजकल होता है ना, कई लोग मान लो कि विदेश जाके पढ़ना चाहते, तो ऐसे में ट्रांसफर क्रेडिट जो है ये आपकी मदद करेगा। कोई भारत में पढ़ा हो, मान लो भारत में किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया और मास्टर्स के लिए वो अमेरिका जाना चाहता है, तो वो इसके थ्रू जा सकता है इजीली, सीबीसीएस, क्योंकि वहां एक्सेप्टेबल है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं हर जगह पे ये सीबीसीएस एक्सेप्टेबल है। तो अब आसान हो गया विदेश जाना। अब देखते हो भारत से बहुत बच्चे विदेश जाने लग गए, पहले तो कम जाते थे, अब तो बहुत जाने लग गए, क्योंकि ये सब थोड़ा आ गया ना, तो ये स्वीकार्यता है। मतलब हमारे यहाँ के जो रिजल्ट्स हैं उसको वहां पे विश्वविद्यालयों में स्वीकार कर लिया जाता है, तो एडमिशन हो रहा है इजीली, कई बच्चे जा रहे हैं पढ़ने। हालांकि गाइस देखो कुछ चुनौती भी है, सीबीसीएस में सारी बातें अच्छी हैं ऐसी नहीं है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे पहला ये गाइस कि ये इतना आसान नहीं है। जैसे अभी नित्या मैम ने कहा एक बात कि सर गवर्नमेंट कॉलेजेस में अभी भी ऐसा कोई टीचर्स पढ़ाने को लेकर के कमिटेड नहीं है, मन किया तो पढ़ाए, नहीं मन किया तो नहीं भी पढ़ाए। तो ऐसे में गाइस डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इसका जो जैसा जैसा इसका जो ढांचा है, जो हमने कहा कि भाई सीबीसीएस बहुत अच्छा है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी आज़ादी है, अपने मन का पढ़ो, है ना, क्रेडिट होता है। बट गाइस ये पेन पेपर की बातें हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यानी इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ पेन पेपर पे या सिर्फ बातें बनाने से तो नहीं ना होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन खास करके गाँवों में, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल कॉलेजेस हैं, है ना, तो वहां पे तो दिक्कत है, इतना आसान नहीं है इन चीजों को लागू करना। दूसरा है गाइस कि हर एक जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो नहीं है। आज के टाइम पे गाइस देखो हर जगह वाईफाई चाहिए, कंप्यूटर लैब चाहिए, इंटरनेट। अब गांव वगैरह में अभी भी कहाँ लैब है, कहाँ कंप्यूटर है ही नहीं। आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजेस में जाइएगा तो कई जगह तो बिजली भी नहीं है। हालांकि अब स्थिति बहुत सुधरी है, ऐसा नहीं है, बट अभी भी बहुत काम बाकी है। वाईफाई चाहिए, कंप्यूटर लैब चाहिए, कई सारा सिस्टम चाहिए, तब तो आप इन चीजों को लागू करोगे ना, वरना कैसे करोगे, संभव नहीं है। ऐसे ही गाइस क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, अभी से बायोमेट्रिक अब हर जगह लग गया, पहले बायोमेट्रिक नहीं था। पहले क्या था गाइस, पेन पेपर पे चलता था सब कुछ, तो पेन पेपर पे चीजें मैनेज हो जाती थी। अगर मान लो मैं 10 दिन नहीं भी गया, अगर मैं 10 दिन कॉलेज नहीं भी गया, लेकिन मेरी डीन से बातचीत ठीक है, डीन जो डिपार्टमेंटल डीन होते हैं, अगर उनसे मेरी बातचीत ठीक है, तो मेरे 10 दिन पे साइन कर देंगे, हाँ भाई ठीक है, सब ऐसे ही चलता है। अब क्या हो गया गाइस, ये चीजें बड़ी कठिन है कि बायोमेट्रिक आ गया ना, अब आपका फिंगर लगता है, हर जगह हो गया ये तो, अक्रॉस इंडिया ये चीजें अब जहां नहीं भी हुई है वहां भी अब बड़े तेजी से होने लग गया, गवर्नमेंट या हर जगह पे होने लग गया। तो अब ये दिक्कत है। पर जो ग्रामीण है क्षेत्र है वहां पे तो अभी भी, मैं एक एक जगह पे गया था तो वहां पे बायोमेट्रिक लगा। अब टीचर्स को तो आता नहीं था भाई कि कैसे, कि ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज था तो टीचर्स उतने अवेयर थे नहीं, ट्रेडिशनल कॉलेज था। तो वहां पे उन्होंने एक साइबर कैफे वाला बड़ा तेज तरार बैठता था कॉलेज के सामने ही। तो साइबर कैफे वाले ने मतलब की जिम्मेदारी ले ली थी, महीना में हम 5,000 रुपए लेंगे। उस साइबर कैफे वाला महीना में 5,000 रुपए लेता था और वो सबका 30 दिन का अटेंडेंस बना देता था। मतलब उसको वो टेक्निक पता था कि किस प्रकार से हम 30 दिन का अटेंडेंस बना सकते हैं। तो सब लोग अपना आराम से जैसे आते थे वैसे ही आते थे, बस महीना में सब उसको 500-500 रुपया दे करके 5,000 रुपया दे देते थे चंदा। और 5,000 रुपए में वो क्या करता था, बायोमेट्रिक से मान लिया जितने भी प्रोफेसर 10-15 हैं उन सभी का 30 दिन का अटेंडेंस बन जाता था। तो कहने का मतलब ये है इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं है, चैलेंजेस बहुत हैं। अब शहरों में तो देखिए बहुत ऑब्जर्वेशन और टीम इंस्पेक्शन की आती है, अब गांव में कौन जाता है देखने, ग्रामीण क्षेत्र में कौन जाएगा इंस्पेक्शन के लिए, जब आएगा तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि सीबीसीएस अच्छा है, वैसे बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से चीजें चल रही हैं, काम हो रहा है ना। अब हम लोग गाइस इनोवेशन इन इवैल्यूएशन, जैसे अभी मैं जिस चीज की बात आपको बता रहा हूँ कि हमारे मूल्यांकन में बहुत इनोवेशन हो गया। यानी इनोवेशन माने नवाचार, नवाचार मतलब जब चीजें नई होती हैं, हम जब चीजों को रिफ्रेश करते हैं, है ना, रिन्यू करते हैं। तो ऐसे में गाइस हमारा जो मूल्यांकन का तरीका है वो बहुत मॉडर्न हो चुका है, बहुत आधुनिक हो चुका है। अब हम लोग स्टूडेंट को असेस करने के कई सारे तरीके, कई सारे पैमाने हो चुके हैं, पैरामीटर बहुत सारा हो चुका है। पहले तो गाइस 100 मार्क्स का एग्जाम होता था, 100 मार्क्स का,
उसमें कोई प्रैक्टिकल, कोई असाइनमेंट नहीं। और अब तो गाइज इतने सारे असाइनमेंट हो गए, इतने सारे प्रैक्टिकल्स हो गए, आपका क्रिएटिविटी स्किल, आपकी पर्सनालिटी, हर चीज का मार्क्स मिलता है, तब जाके आपका पूरा रिजल्ट बनता है ना। तो इसलिए गाइज हम ये कह सकते हैं कि हमारे एजुकेशन में जो है ना, इनोवेशन जरूरी है। हमारे एजुकेशन में जो है ना, इनोवेशन बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है, कि समय समय पे हम इनोवेट करते रहें। और आज का दौर तो इनोवेशन का है। आज का समय देखते हो, जैसे मोबाइल का एप्लीकेशन कुछ ही दिन में अपडेट मांगता है, व्हाट्सएप आपको 3-4 महीना पे अपडेट मांगता है, इंस्टाग्राम मांगता है, हर जितने भी एप्लीकेशन है वो 3 महीना 6 महीना आपको कहता है कि अपडेट करो मुझे, नहीं अपडेट करिएगा तो स्लो हो जाएगा। इसी प्रकार से अब एजुकेशन भी वैसा होने लग गया है कि प्रत्येक 6 महीना साल भर में कुछ ना कुछ अपडेट हो जाता है, कुछ ना कुछ इनोवेट हो जाता है। पहले का समय नहीं रहा आपकी भाई 10-10 साल तक एक ही सिलेबस चल रहा है, वो जमाना बदल गया। अब तो 6-6 महीने पे किताबें बदल जाती हैं, सिलेबस बदल जाता है, कंटेंट बदल जाता है। जैसे यूजीसी नेट का ही सिलेबस देखो इस बार बदल गया। जो आप पेपर 1 पढ़ रहे हो, पेपर 1 में करीब 15 से 20% सिलेबस आपका बदल चुका है, लास्ट टाइम ही बदल चुका है, इस बार क्वेश्चन भी काफी आया उससे। तो अब क्या है कि अब सिलेबस बदलता रहता है। अब वो समय नहीं है कि एक सिलेबस बन गया 25-25 साल तक चल रहा है, वो समय चला गया। अब तो हर दूसरे साल सिलेबस बदल रहा है, कुछ ना कुछ नया, जो बेकार की चीजें हैं उसको हटा देगा, कुछ नया ऐड कर देगा। तो ऐसे में गाइस ये अच्छी बात भी है कि हम नए नए ट्रेंड्स को लेकर के मतलब जागरूक होते हैं, भाई नई जो चीजें हैं उसको लेकर के मतलब जागरूक होते हैं, है ना। इसके अलावा गाइस क्या है कि भाई एक डीपर थिंकिंग, आज के टाइम पे हम लोग रट्टाफिकेशन का समय चला गया, बच्चे काफी क्रिटिकल थिंकिंग पे विश्वास करने लग गए, ज्यादा सोचते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं। अच्छा, एग्जाम का भी स्ट्रेस कॉम्पेटिटिवली कम हुआ है ट्रेडिशनल कॉलेजेस में, तो कह सकते हैं कि एग्जाम का जो स्ट्रेस है जो पहले, वो भी थोड़ा कम हुआ है। थोड़ा, बहुत तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा कम हुआ है एग्जाम का स्ट्रेस, कि भाई पहले के टाइम पे एग्जाम एग्जाम और उसमें फर्स्ट आना है, वो थोड़ा सा कम हुआ है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी जिसको आप कहते हैं ना को करिकुलर डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। अच्छा, डिजिटल लर्निंग, आज के समय में डिजिटल लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। टीचर को ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देखिए ना कि टीचर्स के भी कितने ट्रेनिंग होने लग गए, कितने सारे सर्टिफिकेशन के कोर्सेस वगैरह, बहुत तरह की चीजें हैं, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट वगैरह अब मिलता है ना, बहुत सारा प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, तो उसको चेक करना, उसमें टाइम लगता है। सारे कॉलेजेस में गाइस इंटरनेट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। अब भारत में 50,000 कॉलेज हैं, उससे भी ज्यादा, 50,000 से भी 55,000 कॉलेज, तो हर जगह पे तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है ना। बड़े शहरों में है, छोटे जगहों पे तो आज भी नहीं है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है। बट ये है गाइस कि इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन जो है होते रहना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। इनोवेशन होते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये होते रहना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ गाइस लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करेंगे कि भाई लर्नर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे एडोलेसेंट और एडल्ट, दो तरह के लर्नर्स होते हैं। जब हम लोग लर्नर की बात करते हैं ना, दो तरह के लर्नर्स हैं, एक बिलो 18 और एक अबव 18। जैसे हम लोग 18+ हैं तो हम लोग क्या है, बालिग, और एक होता है बिलो 18 नाबालिग। तो बालिग वर्सेस नाबालिग, एडल्ट वर्सेस एडोलेसेंट, इन दोनों के में कई सारे डिफरेंसेस हैं। एज ग्रुप में तो है ही, अगर उम्र वाले समूह में देखें तो जो एडोलेसेंट है, जो मान लीजिए कि नाबालिग है, किशोर है, वो तो 18 से कम वालों को हम बोलते हैं, और 18 से ज्यादा में हम सभी लोग हैं। तो हम लोग दोनों में एज के साथ साथ और भी कई सारे चीजों में अंतर है, सोचने समझने, तो उन चीजों को देखना है, ठीक है। अगर हम लर्निंग मोटिवेशन की बात करें गाइस, तो जो एडोलेसेंट है ना, जो जो हमारा मान लीजिए कि एडोलेसेंट है, माने बिलो 18, तो वो कहीं ना कहीं गाइस रिवॉर्ड के लिए ज्यादा उसको रहता है, ठीक है, रिवॉर्ड। जैसे मान लीजिए कि मार्क्स ज्यादा लाएंगे तो भाई मेरे पापा मुझे साइकिल दिला देंगे, अगर ज्यादा मार्क्स आया तो मुझे आईफोन मिल जाएगा, इस तरह की चीजें। छोटे छोटे क्लासेस में जो छोटे बच्चे होते हैं वो रिवॉर्ड के लिए ज्यादा पढ़ते हैं। अगर उनको कह दो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको आप बोल दो कि इस बार अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया तो मैं आपको एक अच्छा फोन दिलाऊंगी, या इस बार अगर आपका रिजल्ट अच्छा रहा तो मैं एक साइकिल या एक बाइक स्कूटी। तो बच्चों में ये रहता है थोड़ा रिवॉर्ड, कि उनको रिवॉर्ड मिला कि नहीं मिला, ठीक है। जबकि एडल्ट में क्या है गाइस, हम लोग इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। अब कुछ मिले चाहे ना मिले, है ना, अब तो जिंदगी जीने, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पढ़ना है। तो अब ऐसा कोई रिवॉर्ड हमें कोई पीठ थपथपाएगा तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक समय बाद आप मैच्योर हो जाते हो ना, आपको पता है कि भाई अब तो डू और डाई का सिचुएशन है ना। तो ऐसे में गाइस हम लोग इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, अंदर से ही मोटिवेशन है।
कोई मोटिवेट नहीं भी करेगा तो भी पता है कि जीवन का मतलब, जीवन को बेहतर बनाना है तो पढ़ना है, वरना जीवन हेल हो जाएगा। तो इंटरनली एडल्ट होते हैं, ठीक है, जो एडल्ट होते हैं वो अपने स्किल को बेहतर, हम जो मतलब हम लोग 18 से अबव वाले जॉब को लेकर के। इसके अलावा लर्निंग स्टाइल की अगर हम बात करें गाइस कि जो शिक्षण का मतलब कि सीखने का जो शैली है उसकी अगर हम बात करें, तो जो हमारा नाबालिग है, एडोलेसेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई उनको एकदम स्ट्रक्चर, मतलब एकदम बना बनाया सब कुछ मिल जाए। जो छोटे बच्चे होते हैं 18 से बिलो वाले, उनको क्या है कि भाई बना बनाया नोट्स वगैरह मिल जाए, मैं पढ़ लूँ, पास कर जाऊं, यही होता है। उनको ये भी होता है कि इसकी एक फिक्स शेड्यूल मेरा हो, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई रात को 12 बजे मुझे पढ़ना पड़ जाए, रात को 2 बजे, ऐसा नहीं। मुझे भाई एक टाइम मेरा फिक्स है, उसी में पढ़ूंगा, उसके अलावा मुझे मत बोलो पढ़ने को। अगर आपके यहाँ भी छोटे भाई बहन होंगे तो आप देखते होंगे कि उनका एक होता है भाई कि मेरा पढ़ाई मैंने पढ़ लिया, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, हो गई मेरी पढ़ाई, मैंने 2 घंटे पढ़ लिया। पर भाई जब आप 18 से अबव होते हो ना, जब आपकी आंखों में सपना और बेरोजगारी और बहुत तरह, तो वहां पे तो गाइज हमारा कोई टाइम ही नहीं है। अब रात का 11 बज रहा है, अभी भी पढ़ रहे हैं आप, हो सकता है इसके बाद भी सेल्फ स्टडी करोगे 2 बजे 1 बजे रात तक, क्योंकि अब आपको लाइफ में वो चीज रिवॉर्ड वाला चीज नहीं है ना। अब तो ये है कि भाई मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, चाहे उसके लिए सुबह 3 बजे तक पढ़ना पड़े, चाहे दोपहर के 2 बजे तक, है ना। तो ये चीजें बदल जाती हैं। छोटे एज में बच्चे ये नहीं समझते, छोटे एज में भाई कि मेरा एक फिक्स आर है, मैं उसके अलावा नहीं पढ़ूंगा, मेरी हो गई पढ़ाई, ठीक है। इसके साथ ही साथ गाइज अगर हम रोल ऑफ टीचर की बात करें कि भाई शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए टीचर एक गाइड की तरह होता है, जो क्लास को भी कंट्रोल करता है, उनको इंस्ट्रक्शन भी देता है। छोटे क्लासेस में तो बच्चों को, आपको बच्चों को कंट्रोल भी करना पड़ेगा और उनको इंस्ट्रक्शन भी देना पड़ेगा कि भाई डूज और डोंट्स क्या करना है क्या नहीं करना है। जबकि बड़े क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको क्या इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैं आपको कंट्रोल कर पाऊंगा क्या? बड़े क्लास में बच्चों को क्या कंट्रोल करोगे आप? वो तो बच्चे खुद 18+ हैं, सभी समझदार हैं, उनको पता है कि उनके लाइफ में क्या अच्छा क्या बुरा है। तो वहां पे टीचर आपको फ्रेंड बन जाता है, वहां पे टीचर एक मेंटोर है, एक फैसिलिटेटर है, जो आपको एक सपोर्ट दे रहा है ना, बैकअप सपोर्ट दे रहा है कि हाँ भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ हूँ, कोई डाउट है तो आप बताओ, कहीं पे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो बताओ। मतलब एक मेंटोर, एक कोच के नाते, एक पथ प्रदर्शक, एक मित्र के नाते वो आपके साथ रहते हैं बड़े क्लासेस में। छोटे क्लास में ऐसा नहीं है, छोटे क्लास में आपको बच्चों को कंट्रोल करना है कि वो गलत रास्ते पे ना चला जाए, है ना। उसको इंस्ट्रक्शन देते रहना है, उसको बताते रहना है कि डूज और क्या करना है क्या नहीं करना है। लर्निंग के पर्पस भी अलग होते हैं। छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे रिजल्ट्स के लिए पढ़ते हैं। छोटे क्लासेस में उनको ये सपना नहीं होता जी कि मैं आईआईटीएन और आईएएस और प्रोफेसर, उसका होता है भाई मैं जिस क्लास में हूँ मुझे, मैं पास कर जाऊं, या मेरा 90% मेरा अच्छा आ जाए, मतलब मैं क्लास में रैंकर में आ जाऊं। मतलब वो ग्रेड्स के लिए ज्यादा पढ़ते हैं कि भाई मेरे को, जबकि हमारे जब आप 18+ हो जाइएगा ना, तो आपका परसेंटेज से ज्यादा आपको हमेशा ये रहेगा कि यार मुझे प्लेसमेंट मिलेगा क्या, मेरा जॉब हो जाएगा क्या। इन चीजों के चक्कर में ज्यादा रहते हैं हम लोग कि अपना लाइफ कैसे सेटल हो जाए, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो जाए, क्या ऐसा कोर्स कर लें कि कल को जॉब मिले, क्या ऐसा पढ़ लें कि कल को बेरोजगार ना रहना पड़े। तो एडल्ट और एडोलेसेंट में सोच में बहुत फर्क होता है। जो नाबालिग है वो तो इसलिए पढ़ता है कि उसका रिजल्ट आ जाए, वो पास कर जाए, वो क्लास प्रमोट हो जाए, बैक ना आए। जबकि 18+ में आने के बाद ना हम लोग क्या है कि भाई जॉब के पर्पस को देखते हैं भाई कि हमारा सेटलमेंट हो जाए, जल्द से जल्द हमारा कुछ व्यवस्था बन जाए, है ना। तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। एक्सपीरियंस की भी अगर हम बात करें गाइस, तो छोटे क्लासेस में बच्चों के पास एक्सपीरियंस कम होता है, वो किताब से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं। जबकि एडल्ट की अगर हम बात करें, हम लोग जैसे 18+ वाले, तो हम लोग रियल लाइफ से ज्यादा सीखते हैं। रियल लाइफ में जब झटका लगता है या कुछ होता है, कई सारे ऐसे कंडीशन और सर्कमस्टांसेस लाइफ में आते हैं जो बहुत कुछ सिखाते हैं। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से हम लोग सीखना ज्यादा पसंद करते हैं, जो हम पे बीतती है, जो हम देखते हैं आसपास, ऑब्जर्व करते हैं, तो उन चीजों पे। ठीक है, ऐसे ही है टाइम कमिटमेंट को लेकर के। तो अलग अलग तरीके से गाइज हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि चाहे जो किशोर है और जो बालिग है ना, यानी नाबालिग और बालिग है, एडल्ट और adult, तो उन दोनों के थॉट प्रोसेस में बहुत अंतर है। आप अपने आप में भी देखो ना, जब आप बिलो 18 थे तो आपका सोच और अब कितना अंतर आ गया, बिलो 18 और अब में कितना अंतर आ गया, बहुत अंतर आ गया। आप अपने लाइफ में भी याद करिए, अभी आप लोग जो भी एज ग्रुप के हैं, आज से 10 साल पीछे चले जाइए, तो आपको याद आएगा कि उस समय आप कितने जिद्दी थे, कितने स्टबॉर्न थे, मुझे चाहिए तो चाहिए, है ना।
मुझे ये चाहिए। लेकिन अब हम लोग कहाँ जिद कर पाते हैं। एक समय था कि जिद करते थे। मैंने साइकिल के लिए, मुझे आज भी याद है कि मैं जब क्लास 5th में पढ़ता था, मेरे पास साइकिल नहीं था, तो 1 साल तक मैंने, जब मेरे पापा आते थे, मतलब कॉलेज में वो भी थे, तो मैं दरवाजा लगा देता था। जैसे वो आते थे ना, तो मैंने कहा कि साइकिल लाए, तो पापा कहते थे नहीं नहीं लाया, तो मैं दरवाजा, उनको बाहर 2 घंटा बैठना पड़ता था। ऐसा करीब 6-7 महीना चला। मतलब उनको मैं पूछता था तो वो कहते थे, तो मैं 6-7 महीना ऐसा चला। फिर तो वो एक समय था। अब आज के टाइम पे क्या शौक रहा। अब कुछ अगर मन भी करता है कि जी मेरे को कार लेना है, कुछ ऐसा बाइक, जो भी, तो लगता है कि यार खुद कमाएंगे तब लेंगे ना, मैं क्या पापा से मांगू या क्या किससे अब मांगू। अब अच्छा लगेगा क्या मांगने में? कब तक आपको कोई देगा? अब तो आप खुद अपना जिम्मेदारी लोगे ना, कि भाई मुझे लेना है तो मैं अपना पैसा बनाऊं या मुझे इनकम हो कि मैं लूं। तो बदलता है ना, बहुत कुछ बदल जाता है समय के साथ। आप अपने जीवन में 10 साल पीछे जाएंगे और अभी, तो आप अब आपने भी बोलना कम कर दिया होगा। यानी डिमांड, एक होता है ना डिमांडिंग, वो समय के साथ कम हो ही जाता है। अब कोई बहुत पैम्पर है तो वो अलग बात है, कोई कोई बहुत पैम्पर किड होते हैं तो वो तो लाइफ टाइम चलता है। लेकिन ऐसा 1% होता है, एक्सेप्शन है। 99% केस में तो ऐसा नहीं होगा। अब गाइस, गैगने की बात हम लोग करते हैं, गैगने का क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बेंजामिन ब्लूम पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा, बेंजामिन ब्लूम मैंने आपको पढ़ाया था। उसी प्रकार से हमारा गैगने, गैगने भी क्या है गाइस, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था अमेरिका से, है ना। इन्होंने भी गाइस क्या किया ना, कि 8 तरह के लर्निंग के बारे में, मतलब 8 तरह का शिक्षण, कि बच्चों को कैसे कैसे सिखाया जा सकता है, स्टूडेंट्स को किस तरीके से आप सिखा सकते हो, किस तरह से उनको आप समझा सकते हो, कैसे हम अपने टीचर को प्रभावशाली बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, एफिशिएंट प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इसको लेकर के जो रॉबर्ट गैगने था, जो अमेरिका का साइको, उन्होंने 8 तरीके हमें बताए। वो 8 तरीके कौन कौन है उसको देखिए, बहुत मजेदार है। पहला इसने दिया गाइस, सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग का मतलब क्या है गाइस, कि एक सिग्नल से, जैसे क्या होता है ना, कि जैसे मान लो गाइस कि अभी मैं बैठा हूं, अभी अचानक से सड़क पे वाओ 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 वाओ, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, पहला पहला आएगा कि कोई जरूर मरीज जा रहा होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो आपका जिसमें पेशेंट जाता है, पेशेंट किसको, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस। अगर ऐसा मान लो कि अचानक से अभी ऐसे आवाज आने लग जाए, वाओ 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 वाओ, तो या तो और दूसरा आपका होगा कि कोई ब्यूरोक्रेट जा रहा होगा, जैसे कमिश्नर टाइप, कोई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या कुछ ऐसे बड़े अधिकारी। तो दो ही के, अब तो खैर उन लोगों का खुल गया, अब तो अधिकारी लोग नहीं लगा सकते, तो एम्बुलेंस ही लगता है। पहले तो खूब लगता था ये, वाओ वाओ का शौक था ये। अब तो ये शायद खुल गया, अब अलाउड नहीं है ना। अभी भी हालांकि कई जगह पे ये चलता है, बट अब शायद ये अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको हटा लिया। तो एम्बुलेंस का ऐसे ही गाई, जब घंटी बजती है तो हम लोगों को, तो कुछ चीजें सिग्नल है ना, कुछ जैसे रेड लाइट है। अब मान लो कि ट्रैफिक में जा रहे हो, अचानक से रेड लाइट दिखा, रुक गए, किसी ने बोला तो नहीं कि रुक जाओ, आप खुद से रुक गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेड का मतलब डेंजर होता है। जैसे ही ग्रीन होता है, खुद ब खुद आप स्टार्ट करके भागते हो, सिग्नल है। तो गाइस, सिग्नल लर्निंग, ये चीजें क्या है ना, कि इन चीजों में भी हम समय के साथ क्या होते हैं, पारंगत हो जाते हैं। किसका मतलब क्या है, जैसे गाड़ी चला रहे हो, देखते हो ऐसे करके साइन बना रहता है कि भाई यहाँ से लेफ्ट जाने पे आपको पंजाब अंबाला, तो हम लेफ्ट चले जाते हैं, राइट, तो सिग्नल लर्निंग है ना। दूसरा है गाइस, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, कि जैसे मान लीजिए कि एक स्टिमुलस होता है, ये भी हमें सिखाना पड़ता है बच्चों को। जैसे मान लीजिए कि मैं क्लास में आता हूँ, अब आप लोग, आप में से बहुत कम में स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। अभी जब आप क्लास में आते हो तब भी मेरे को आप विश नहीं करते, मैसेज के भी थ्रू, कि हेलो सर, हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। अच्छा, जाते टाइम भी मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए, मेहनत करिए। मैं तो हर दिन करता हूँ ये, बट आप में से शायद ही एक दो को छोड़ के गुड नाइट भी मुझे कहते हैं। तो हमारे में देखो इसकी कितनी कमी है, हम तो चलो एडल्ट लर्नर है। ये एक फॉर्मेलिटी भी होती है, सिर्फ टीचर्स के प्रति ही नहीं, एक समाज में भी। मान लो कि किसी ने आपको कुछ दिया, जैसे मान लो कि मेरे लिए किसी ने कुछ किया, तो एक नेचुरली मेरे मुंह से क्या निकल जाएगा, थैंक यू। कोई आपके लिए बुरा करेगा तो आप उसको कर्स भी करते हो। तो कुछ चीजें, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब क्या है ना, कि ये हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है। ये मान लीजिए कि जिसने नहीं सीखा है तो वो नहीं कर पाएगा। अब अगर आपको बचपन से ये पेरेंटिंग मिली है कि भाई किसी ने आपको, आपके लिए कुछ किया, तो उसको थैंक यू बोलो, अगर आपकी गलती है सॉरी बोलो, एक्सक्यूज मी बोलो, है ना, धन्यवाद बोलो, आभार बोलो। तो ये बचपन से अगर आप सीखोगे तो क्या होता है इसकी, ये चीजें एक प्रैक्टिस में आ जाती हैं।
ऐसे क्या है, हम एकदम मूर्ति की तरह, जैसे आप लोग रहते हो मूर्ति की तरह ऐसे बैठे हुए हो, क्लास खत्म होगा, मैं कहूंगा ठीक है बहुत ख्याल रखिए, कल मिलते हैं, बहुत धन्यवाद आप जुड़े, जैसे ही मैंने कहा सब फरार हो गए, ना गुड नाइट, ओके सर, ना थैंक यू सर, कुछ नहीं। तो ये चीजें हमारे में होनी चाहिए, है ना, स्टूडेंट में स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तीसरा है गाइस चेनिंग। चेनिंग का मतलब क्या है गाइस, कनेक्टिंग रिस्पॉन्सेस। इसका मतलब क्या है, चेनिंग का मतलब कि फिजिकल एक्शंस, कई सारे ऐसे फिजिकल एक्शंस हैं जैसे डांसिंग स्टेप्स वगैरह, तो उन चीजों को सिखाना, या बच्चे इन चीजों को भी देख के सीखते हैं। या मान लो कि जैसे आप पोम रिसाइट करते हो, होता है ना, कई बार हम सुनते सुनते सीख जाते हैं। कई सारी जैसे कविताएं होती हैं, रोज सुनिएगा तो सीख जाइएगा। जब पहाड़ टेबल, बचपन में याद है जब हम लोग छोटे थे, तो मुझे अभी भी याद है लास्ट पीरियड में एक बच्चा, मतलब क्लास का मॉनिटर या किसी को जिम्मेदारी मिलती थी, वो टेबल कराता था, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 10 1 जा 10, करते करते पता लगा सबको याद हो गया। अभी भी मुझे, मतलब वो चीजें उस उन दिनों की अभी भी याद है। मतलब वो ऐसा याद होता था ना उस जमाने में, मतलब ऐसा चलता था, एक पूरा एक पीरियड ही होता था, टेबल होता था, तो एक बच्चा बोलता था और सब रिपीट करता था, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, फिर सब पीछे रिपीट करता था। या कोई पोम पढ़ रहा है, जिंगल बेल कुछ भी, तो क्या होता है गाइस, इससे चीजें मतलब बहुत लंबे समय तक आपकी मेमोरी में रहती है। या डांसिंग स्टेप है, कुछ लोग देखते हो अब अच्छा डांस भी करते हैं, अच्छा गाना, क्योंकि गाइस उसको उस तरह की पेरेंटिंग मिली है। अब मान लो कि आपको बचपन से ही गाइस ऐसी ऐसी कुछ कुछ एक्टिविटी सिखाई गई है, तो आप कर लोगे। अब आपको नहीं सिखाई गई है तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये चीजें भी मायने रखती है कि आप क्या सीख रहे हो। ठीक है, जैसे बाईसाइकिल हो गया, कई लोग साइकिल नहीं चला पाते आज भी, कई लोग बाइक नहीं चला पाते, कार नहीं। तो इन चीजों को भी हम क्या करते हैं, देखते देखते या प्रैक्टिस करते हुए सीखते हैं ना। अब बाईसाइकिल है, मैं साइकिल चलाना जानता हूं, तो मेरे लिए साइकिल चलाना बहुत आम बात है, मैं चला लूंगा। बट गाइस मान लो आप में से किसी को साइकिल चलाना नहीं आता, और मैं बोलूंगा कि साइकिल ही तो है, चलाओ ना, क्या दिक्कत है, पैडल ही तो लगाना है, आप नहीं कर पाइएगा। जब तक कि आपका उस पर बैलेंस ना बन जाए, नहीं कर पाओगे आप। और करने की कोशिश भी करोगे तो गिर जाओगे, नहीं कर पाएंगे आप। तो ये चीजें क्या होती हैं गाइस, चेनिंग, जहाँ पे गाइस हम चीजों को मतलब बच्चों को सिखाते हैं, वो कनेक्ट करता है धीरे धीरे, प्रैक्टिस के साथ वो सीखता है। ऐसे ही गाइस गैगने ने बोला वर्बल एसोसिएशन, है ना, जैसे कि ये भी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। जैसे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, एक एक होता है ना, जैसे मान लीजिएगा इसकी सपोज करिए कि आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब भी क्लास में आता हूँ तो आप लोगों का नाम लेता हूँ। मैं ना भी लूँ तो चलेगा, मैं आते के साथ आप लोग, जैसे होता है ना, आते के साथ हाँ भाई चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आज भाई। लेकिन ये क्या होता है ना, जब आप किसी को ग्रीट करते हो ना, आप जब किसी को ग्रीट करिएगा ना, तो वो नेचुरल है कि वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। फॉर अ टाइम बिंग ही सही, लेकिन उसको लगेगा कि यार ये मेरा अपना क्लास है, सर मुझे पहचान रहे हैं, सर मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अरे सर तो मेरा नाम जानते हैं। ये गाइस, या मान लो मैं ही कहीं पे गया, मान लो मैं किसी कॉन्फ्रेंस में गया और वहां का जो स्पीकर है उसने नाम ले लिया डॉक्टर राहुल, तो मुझे लगेगा कि अरे यार ये तो मुझे जान रहे हैं, तो मुझे लगेगा ये तो मेरा अपना क्लासरूम है, मुझे यहाँ सीख, होता है, ये हमारी साइकोलॉजी है। रेदर कि हम गए और मतलब बस मूर्ति की तरफ बोले जा रहे हैं। तो वर्बल एसोसिएशन बहुत जरूरी है, ये कनेक्ट करता है ना। अगर आप क्लासरूम में स्टूडेंट्स को नाम लोगे मल्टीपल टाइम, जैसे मान लीजिए मैं आपका नाम ले रहा हूँ, तो उसमें आपको ज्यादा मतलब कनेक्ट फील होते हो आप टीचर से ज्यादा, आप लर्निंग आपकी ज्यादा होती है, और बच्चे भी इसका क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है गाइस डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ठीक है, जहां पे गाइस कंफ्यूजन को अवॉइड करना। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग होता है ना। जैसे सी, मान लीजिए कि सी है, अब सी का मतलब देखना भी होता है, सी का मतलब समंदर भी होता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, उच्चारण तो एक है, लेकिन जो अर्थ है वो अनेक है, अलग अलग अर्थ है। तो उसको लेकर के भी हम लोगों को बच्चों को ट्रेन करना पड़ता है कि किसका क्या फील है, किसका क्या मीनिंग है ना। इस तरीके से रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो इस प्रकार से गाइस रॉबर्ट गैगने ने 8 अलग अलग तरीके का ना लर्निंग बताया। 8 अलग अलग तरीके का क्या बताया, लर्निंग बताया, कि भाई इतने तरह का जो है ना लर्निंग होता है, इतने तरह का क्या होता है, लर्निंग हमारा होता है, कि शिक्षा इतने तरीके का हो सकता है, इसी तरीके से मतलब हमें सिखाना चाहिए। ठीक है, बिंग अ साइकोलॉजिस्ट उन्होंने मतलब कि बच्चों को ट्रेन करने के लिए, कि हम कैसे बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे उनको बेहतर बना सकते हैं, तो उसको लेकर के ये सारी चीजें मतलब बताई गई, जो जिसको कि हम क्लास में मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्लास में मतलब बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं।
लागू क्रियान्वयन, इसका क्रियान्वयन कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उनका रिएक्शन अच्छा होगा, वो ज्यादा आपसे कनेक्ट फील करेंगे, ज्यादा आपसे प्रॉब्लम डिस्कस कर पाएंगे, बहुत सारे फायदे हैं उसके। तो ये था, ठीक है। आज के क्लास में हमने बहुत सारी बातें कर ली, लर्नर्स के बारे में भी पढ़ लिया, और रॉबर्ट गैगने को भी हमने देख लिया, मूल्यांकन के भी नवाचार को देख लिया कि भाई इवैल्यूएशन में क्या इनोवेशन वगैरह आ रहा है, तो उसको भी देख लिया। बाकी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप बताएं, किन्हीं को भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप बता सकते हो। सर ब्लूम्स का फिर से समझा दीजिए। हाँ हाँ, अमरीश जी क्या कह रहे हैं? ब्लूम्स का फिर से समझा दीजिए। ब्लूम थीसिस नहीं, नो टेक्सोनॉमी, टेक्स्ट। जी ब्लूम टेक्सोनॉमी का। ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है ना, ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या है, वो भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, बेंजामिन ब्लूम जो थे वो भी एक मनोवैज्ञानिक थे। तो उन्होंने भी क्या किया कि भाई उन्होंने ये कहा कि शिक्षा को कैसे हम, मतलब जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, जैसे हमारे इस क्लास को चलाने का एक उद्देश्य है कि हम जेआरएफ कर लें, नेट कर लें, उसी प्रकार से जब हम लोग एजुकेशन लेते हैं या एजुकेशन बच्चों को एजुकेट करते हैं तो उसका कई सारा उद्देश्य होता है। तो उसके उद्देश्य को कैसे पूर्ति किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने कई सारे स्टेप बताए हैं। जैसे पहला बोला है उन्होंने कि भाई लर्निंग, रिमेम्बरिंग। उन्होंने क्या किया कि पहले क्या करना है, स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिमेम्बर कराओ उनके दिमाग में। जैसे छोटे बच्चों को आप देखते हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, या उनको डायग्राम दिखाई, भाई देखो ये डॉग है, ये कैट है, ये रैट है, बैट है। तो क्या होता है, बच्चों, छोटे बच्चों को हम लोग रिमेम्बर यानी याद कराते हैं, देखो ये सेब है, ये केला है, ये अंगूर है, ये कुत्ता है, ये गाय है, ये भैंस है। ऐसे में क्या होता है, उनके माइंड में मैक्सिमम चीजें चली जाती हैं। फिर समय के साथ गाइस क्या होता है ना कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ना, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो फिर जो चीजें वो याद किया है ना उसी को वो समझने भी लग जाता है। अच्छा ये सेब है, इसको खाने के ये फायदे होते हैं। अच्छा ये डॉग है, ये पेट एनिमल है, इसके 4 पैर होते हैं, ये कई बार हार्मफुल भी होता है, कई बार ये काट भी सकता है, ठीक है। तो बेंजामिन ब्लूम ने पहले क्या किया, रिमेम्बरिंग यानी स्मरण करना। पहले बच्चों को क्या कराओ, स्मरण कराओ। फिर जब एक बार वो स्मरण कर लेगा, थोड़ा बड़ा होगा, तो वो चीजों को समझेगा, अंडरस्टैंडिंग, उसके क्लासिफिकेशन को समझेगा कि भाई जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, उसके क्या एप्लीकेशन है, उसका क्या प्रयोग है, सोसाइटी में हम कैसे उसको लागू कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा कि एप्लीकेशन,